हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज वेटेज जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा लेके आऊँगा विथ थियरी में समझाते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो। जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा रिलेवेंट की मुझे समझाना चाहिए वहाँ मैं रुक के समझाऊंगा, और जहाँ जहाँ जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है कि गेमीट का पोलैरिटी क्या होता है, आपको पता है पोलैरिटी होता है, मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ करूँगा, जहाँ पर नहीं लगेगा मैं वहाँ पर सीधा आंसर लिख के निकल जाऊँगा, ठीक है। और वो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा मैंने क्यों सीधा टिक मारा, ठीक है। दूसरी बात, आपको इस सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात कि आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आपको रिवीजन करके आना है, ठीक है। तो रिवीजन करके आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉज करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखे पॉज किया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ए का आंसर जो भी है उसको कमेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उस हिसाब से आपको गाइड भी करूँगा, ठीक है। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल मन में कि सर ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा, जो पॉसिबल मतलब जो नीट बोल क्या कहते हैं बोर्ड और 2024 में आ सकता है, ठीक है। तो वो सारा हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो एनसीईआरटी से हट चुका है। बेटा मुझे पता है कि आपके एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन आप अगर सबसे बड़ी बात कि बिहार बोर्ड का कोई सिलेबस फिक्स है नहीं, ठीक है। वो रेंडमली पूछेगा, अब कभी तो उसका कोई मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं आता, इस तरीके का बहुत सारा इशू है बिहार बोर्ड में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिंट अगर देखो तो सेंटअप का जो एग्जाम हुआ था ना बेटा, 3-4 जो एग्जाम इधर रिसेंटली हुआ उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चांस है इस बात का कि आपके मेन एग्जाम में भी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से आएगा, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो प्लीज भाग जाइए यहाँ से, आपके काम का कोई भी नहीं है, ठीक है। आपके काम का कल से आएगा, ठीक है। जो भी बिहार बोर्ड का उसको सीरियसली इसको सुनना है, ठीक है। बाकी नीट से तो और बिहार सीबीएसई बोर्ड अदर बोर्ड से डिलीट हो चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में क्योंकि सेंटअप के एग्जाम में आया है ये सवाल इस चैप्टर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। और हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो क्या लिखा हुआ, देखो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, ठीक है। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और कमेंट करना आपको क्या लगता है इसका आंसर, ठीक है, कर दिए। चलो अब देखो, पहला ऑप्शन आपका क्या है, ग्राफ्टिंग। दूसरा ऑप्शन क्या आपका, ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा ऑप्शन क्या आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और चौथा ऑप्शन क्या आपका, ए एंड बी बोथ। क्या लगता है बताओ। तो इसको समझने से पहले अच्छा मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बताओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें गेमीट का फॉर्मेशन मैक्सिमम जगह पर नहीं होता। सर मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, जब आओगे ना हायर बायोलॉजी पढ़ोगे तब समझ में आएगा, एक जगह पर गेमीट का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। खैर वो बात की बात है। तो आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट का जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब सर इसमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन में है ही नहीं बेटा। यहाँ पे देखिए आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है, कि एनिमल में आप जिस चीज़ को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, इन एनिमल जिस चीज़ को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं उसी को हायर प्लांट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर किसके अंदर हायर प्लांट के अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है ट्यूबर का, है ना। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या, मेरी बात सुनो। मान लो कि इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे मान लो नहीं, तुम लोग देखे होगे बचपन में तो कभी किए होगे, गुलाब का टहनी तोड़ के उसको लगा दिया वो लग गया, है ना। इस तरह का बहुत सारा आपका केस बचपन से आप लोग करते आ रहे होगे, ठीक है। तो उसमें भी वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। जैसे उसमें ट्यूबर हो गया, है ना। जैसे मान लो तुम देखोगे आलू को कट करते तो उसमें एक आइज होता है, वहाँ से निकल के प्लांट निकल जाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव सेशन बेटा पूरा तो नहीं दे सकते। जैसे आपको ट्यूबर में एक एग्जाम्पल है ना, पोटैटो, ठीक है। ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। सर स्टेम मॉडिफिकेशन क्या मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि पोटैटो हम क्या खाते हैं, है ना, तो उसका स्टेम खाते हैं, क्योंकि स्टेम ही आपका उस स्टेम के अंदर ही फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फूड स्टोर हो जाता है, और उस पर आई प्रेजेंट होता है नोड पर, है ना, जिसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ईच आई कैन गिव न्यू प्लांट, मतलब प्रत्येक आई, जैसे मान लो ये आई है, आप आलू में देखे होगा ना, आलू में जो आई दिखता है आपको, वो जो जब उसके मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो ईच कैन गिव न्यू प्लांट, आपको सब प्रत्येक आई जो आपका न्यू प्लांट दे सकता है। जैसे इसमें एक याद कर लो, रनर में एग्जांपल क्या, ग्रास होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, इस तरीके से। खैर तो आप इसका मतलब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और आपको पता है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गेमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, बताओ मुझे क्या आंसर जाएगा इसका करेक्ट। आपका पहला करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बोलो सही है, समझ आ गया, ठीक है। क्या 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 दिया हुआ, दिख नहीं था क्या, दूसरे कलर से यूज कर लेता है, देखो क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल दो या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो, समझ में आ गया। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर देखो, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट इज, अरे
ये तब बुक से ना कॉपी पेस्ट करने में 40 ईयर आ गया। एक्चुअली बहुत सारे बुक में 40 ईयर दिया हुआ है। एक्चुअली जो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 to 70 ईयर होता है, ठीक है। तो अब इसमें तो अगर थोड़ा सा अगर इस हो सकता है इस बुक में लॉजिकली दिया हो, ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूँ, इसमें तो पहला ऑप्शन क्या है 40, दूसरा ऑप्शन क्या है 90 ईयर, तीसरा ऑप्शन क्या है 150 ईयर और लास्ट ऑप्शन क्या है 200 ईयर। या फिर किसी बुक से कॉपी किया गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अभी जो आप एनसीईआरटी में भी शायद 60 to 70 ही दिया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 60 to 70 तो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो 90 तो हो नहीं सकता क्योंकि 70 के बाद आता है, 200 तो हो नहीं सकता क्योंकि 70 के बाद आता है, 150 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 70 के बाद आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर आपका ए जाएगा। लेकिन आपको एक्चुअल आंसर आपको याद रखना है, तो क्या याद करोगे यहाँ पर 60 to 70 ईयर का होता है लाइफ स्पेन किसका, एलिफेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस अकर इन, मतलब क्या है पार्थेनोजेनेसिस किस में होगा, ठीक है। पहले तो समझो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो क्या कहते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। आप अपने क्लास 12th के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव सेशन है, ठीक है। तो सिंपली इतना समझ लो पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है कि विदाउट गेमिट मतलब गेमिट के फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, नया न्यू इंडिविजुअल जो बन जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको, जैसे लार्वा हो गया है ना, और क्या कहते हैं लार्वा हो गया, उसके बाद क्या स्पोरोसिस्ट हो गया, ये सब एग्जांपल आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी कुछ सारा है, जैसे हनी बीज हो गया इस तरह का। तो इस तरीके का आपको एग्जांपल याद रखना है। जैसे इसमें अगर आप पार्थेनोजेनेसिस में क्या पूछ रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस इसमें से किस में होता है, तो आपका इस हिसाब से आंसर डी आएगा। देखो रीजन उसका क्या है कि स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ओवोविविपेरस, ठीक है। देखो देखो क्या, अच्छा तुमको पता है वीवीपेरस क्या होता है, मेरी बात सुनो पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। वीवीपेरस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी फीमेल है ना जो क्या कहते हैं बेबी ही बॉर्न करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वीवीपेरस बोलते हैं। ओविपेरस क्या होता है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना जो क्या कहते हैं अंडे से मतलब कि क्या करे अपना ऑर्गेनिज्म पैदा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको ओविपेरस बोलते हैं। सर ओवोविपेरस किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मतलब अंडे वो उसके अंदर अंडा बनता है लेकिन उसके मदर के पेट के अंदर ही वो अंडा क्या होता है उसका हैचिंग होता है, मतलब वो अंडा मदर के पेट के अंदर ही टूटता है, मतलब एक तो बनता है लेकिन वो बाहर रिलीज नहीं होता। अगर रिलीज होता है उसको ओविपेरस बोलेंगे। और ओवोविपेरस क्या होता है, देखो ओवो मतलब ओवो भी होगा और वीवी भी होगा, मतलब एक भी बनेगा और वीवी मतलब यंगमस भी बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेबी भी बाहर निकलेगा और एक भी बनेगा। तो एक जो है वो बनेगा बॉडी के फीमेल के बॉडी के अंदर और अंदर ही उसमें मैच्योर होके और वहाँ से बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्या बेबी निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओवोविपेरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा मुझे बताओ मुर्गी क्या देता है, अंडा देता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर ऐसा क्या होगा, रेटल स्नेक, क्या होगा आंसर रेटल स्नेक, है ना। ये क्या होता है, ये ओवोविपेरस होता है। क्या होता है ये ओवोविपेरस होता है, समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझा दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, when male different from female in morphology it is called sexual dimorphism, पढ़ाए थे, ठीक है। जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा उसको मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या होता है कि मेल जब होता है मेल फीमेल का जो मॉर्फोलॉजी अगर अलग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। जिसको नहीं पता बेटा याद कर लो, अगर मेल एंड फीमेल जो है क्या कहते हैं जैसे एक ही प्रजाति की मेल एंड फीमेल अगर दिखने में अलग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ कैसा दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म समझते हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मेल एंड फीमेल दोनों के मीट बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम पढ़े होगा जैसे ये क्लास 11th का, लेकिन आपके 12th में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हल्का सा झलक दिया उसका। आप अर्थवर्म पढ़ेंगे क्या कहते हैं टिश्यू चैप्टर में, एनिमल टिश्यू में, उसमें एक टॉपिक दिया अर्थवर्म, वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में फिर फ्रॉग दिया हुआ नीट के सिलेबस में, ठीक है। बाकी अर्थवर्म भी डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, बट आपको क्या करोगे ये तो आपके इसमें तो आपको करना पड़ेगा। बता हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मेल एंड फीमेल दोनों के मीट प्रोड्यूस कर सकता है उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और ऐसा कौन सा होता है, अर्थवर्म होता है, क्या होता है अर्थवर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। देखो माइक्रो प्रोपोगेशन कुछ नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन में वही होता है मेल एंड फीमेल के मीट को फ्यूज करने को माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं किसी अलग प्रजाति के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जाएगा, समझ में आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन कुछ नहीं है, ये दूसरा नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। आगे देखो इधर अगला सवाल बैंड डिफिजन अकर इन, किस में होता है बैंड डिफिजन। बैंड डिफिजन पता क्या होता है कि कोई एक मतलब कि सिंगल पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है क्या कहते हैं वो मतलब कि खुद को डिवाइड करता है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले उसमें कार्योकाइनेसिस होता है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म से दो मतलब कि दो क्या कहते हैं डॉटर सेल बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बैंड डिफिजन बोलते हैं। ये अमीबा में भी हो सकता है, पारामेसियम में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या आएगा कि अमीबा में भी होगा और पारामेसियम में भी होगा। आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी।
ठीक है। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बताओ ये सब सवाल ये तुम्हारे किसका पूछा हुआ, 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा, किस में, बिहार बोर्ड में। ये सब सवाल पूछने लायक बताओ। तो क्या बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा डिप्लॉयड, मतलब बेटा 2n की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 2n। 2n इसमें से कौन होगा, ओवम भी 2n होता है, पता है तुमको, जिसके अंदर क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। एंडोस्पर्म भी 2n होता है, ठीक है। ज़ायगोट भी 2n होता है। आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेमिट्स आर यूजुअली, गेमिट्स क्या होता है बताओ, गेमिट्स क्या होता है, याद करो पढ़ाए थे, गेमिट क्या होता है, एन होता है, एन मतलब हेप्लॉइड। आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। कितना आसान आसान सवाल, ये भी आपका सवाल पूछा हुआ शायद। गेमिट आर यूजुअली 2019 में पूछा था, हेप्लॉइड होता है, ठीक है। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ, मतलब ईस्ट जो आपका वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेरी बात सुनो, बडिंग ही होता है। जैसे मान लो कि एक ना हाइड्रा का नाम सुनोगे, हाइड्रा में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है, इधर से हाइड्रा ये, इस पर थोड़ा सा हल्का सा बॉड ऐसा निकलेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वहाँ से डिटैच हो जाता है, इसको हम लोग बडिंग बोलते हैं। नहीं समझ में, फिर सुनो, बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा में हल्का सा बॉड निकलता है, यहाँ से डेवलप होता है, ठीक है, और वो हाइड्रा मतलब वहाँ से जब वो मैच्योर हो जाता है वहाँ से वो डिवाइड कर जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, अब नया हाइड्रा बन जाएगा, इसी को हम लोग बडिंग बोलते हैं। तो हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी यही सेम कहानी होता है, ठीक है। ईस्ट में भी हल्का सा बॉड निकलता है और जब वो मैच्योर हो जाता है, मतलब कि हल्का कुछ समय बाद वो क्या होता है, वहाँ से डिटैच हो जाता है और नया बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नया ईस्ट बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ईस्ट आपका क्या करेगा, बडिंग करेगा, क्या करेगा, बडिंग करेगा, क्या करेगा, बडिंग करेगा। समझ आया, समझ आया। देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, कोनिडिया आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, कोनिडिया आर क्या है, कोनिडिया आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, ठीक है। कोनिडिया जो है किसका एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेरी बात सुनो। एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या मतलब है, वो स्पोर की बात कर रहे हैं। आप क्लास 11 में पढ़ोगे या फिर 12th में भी दिया हुआ जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम पे क्या होता है, एक स्पोर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया। मोस्ट कॉमन स्पोर होता है ये, याद है, ठीक है। ये सेम सवाल नीट 2018-19 में था, नीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोनिडिया क्या क्या है आपका, कोनिडिया आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, कोनिडिया किसका एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसका है, पेनिसिलियम का आएगा, ठीक है। तो पेनिसिलियम इज द करेक्ट आंसर। कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, न्यू बनाना प्लांट आर डेवलप फ्रॉम, अब ये यही बताया ना अभी, देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं देखो लिटरली क्या है कि मैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जितना क्वेश्चन का आप अगर एक बार रिवीजन करके इतना भी कर लोगे काफी है, ठीक है। बाकी अगले चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से, क्योंकि हमको वो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रीजन उसका क्या है कि वो एनसीईआरटी में और हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। वो तो एक बार बोर्ड हो जाए, बिहार बोर्ड, उसके बाद पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको सिर्फ क्वेश्चन इसका करा रहे हैं। अगला कल जो आपका फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन आएगा, आप प्लीज फ्लावरिंग प्लांट का पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है। समझ में आया है ना, ताकि आपको क्वेश्चन बने। अब ऐसा नहीं आपको फर्स्ट टाइम लग रहा होगा, देखो अब ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, क्या है ये, देखो कि न्यू बनाना प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम, नया बनाना प्लांट जो है वो कैसे डेवलप होता है, याद करो क्या पढ़े थे, सकर में क्या होता है कि उसके रूट से या फिर बेस ऑफ प्लांट से, ध्यान सुना, रूट से या फिर बेस ऑफ प्लांट से क्या होता है, सकर का डिफरेंस याद करो, रूट से या फिर बेस ऑफ प्लांट से एक ना फाइन स्ट्रक्चर निकलता है और फाइन प्लांट निकलता है, वो न्यू बनाना बेबी वहीं से निकलता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, न्यू बनाना प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम, क्या आंसर आएगा, सकर आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सकर आंसर आएगा, ठीक है। उसका तो क्या लिखा हुआ है कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड, क्या होगा बताओ, ये डिफिनेशन इसको याद कर लेना ये, ठीक है, कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स है ना, विटामिन्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन को बोलेंगे। रीजन उसका क्या है कि ब्रीड, ये डिफिनेशन होता है कि कोई भी मतलब ब्रीडिंग जो होता है, तो अगर उसमें उसके अंदर आप हाई लेवल का मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लांट है जिसको आपका ब्रीडिंग बढ़ाना है, ठीक है, हाई लेवल हाई करना ब्रीडिंग, किस इंटेंशन में, मिनरल्स में, प्रोटीन में, ठीक है, तो विटामिन में, तो इस सबको जो आप मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बायोफोर्टिफिकेशन। ये डायरेक्ट 2 नंबर में पूछा था, डिफिनेशन याद कर लेना क्या कि बाकी लिख लेना कि बायोफोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज, है ना, वो सब तो तुम भारतीय उसमें लगाना ही पड़ेगा, डिफाइंड एज ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। समझ आ गया, आगे देखो, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, अभी क्या बात है देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डबल एंड अपोजिट सेक्स का, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, है ना, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें गेमीट की फॉर्मेशन नहीं होती, और अगर गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बेटा, क्वेश्चन क्या देखो कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते बताओ, क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ऑप्शन नंबर बी है ना, एम्फीमिक्सिस इज, एम्फीमिक्सिस कुछ नहीं होता, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो ना फ्यूजन कोई फर्टिलाइजेशन कोई एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, सिंपल मतलब मतलब क्या हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड
एमपी मिक्सिस, सिंपल है ना, मतलब मेल एंड फीमेल का जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस जो फ्यूज करता है आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी मिक्सिस बोलते हैं। आंसर क्या आएगा आपका, बी आंसर आएगा। रीजन उसका देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पोरोजेनेसिस, याद करो हम क्या बोले थे, जब भी लास्ट में जेनेसिस लगा हुआ हो तो आपको ढूंढना उसका पहला वर्ड पे पकड़ना है। गेमिटोजेनेसिस, गेमिट का फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन, याद करो है ना। oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोरोजेनेसिस, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का। ढूंढो कहाँ पर स्पोर, देखो पहला ऑप्शन क्या, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, देखो पहले ऑप्शन आ गया आपका, देखो पहला ऑप्शन ही आ गया, क्या, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, देखो पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, समझ में आ गया तक। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्रोड्यूस थ्रू प्लांट सीड आर एपोमिक्सिस, क्या होगा बताओ। देखो विच क्या लिखा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज प्रोड्यूस थ्रू प्लांट सीड आर एपोमिक्सिस, मतलब प्लांट सीड के या फिर एपोमिक्सिस से कौन सा होता है बताओ। क्या होगा, सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस और मैंगो क्या होता है कि सीड से या फिर एपोमिक्सिस, मतलब सीड एपोमिक्सिस के सीड से बनता है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर से बनता है, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सी आएगा, सिट्रस और मैंगो, ठीक है। उसका तो क्या लिखा हुआ है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, क्या बेटा, कि बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है ना। देखो कितना आसान सवाल से पूछता है आपके बिहार बोर्ड में। लाइफ स्पेन क्या होता है, जैसे मान लो कोई रामलाल आज पैदा हो गया, ठीक है, और आज के बाद वो ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहिए, ठीक है, क्या कहते हैं, नेचुरली जब मरेगा है ना, जैसे मान लो कि रामलाल आज पैदा होगा, आज से 10 साल बाद उसका नेचुरली उसका डेथ हो गया, मतलब भगवान जी उसको या फिर अल्लाह ताला उसको क्या कहे, उसको डेथ निश्चित करते हैं, ठीक है। तो वो जो 10 साल का जो पीरियड उसको हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं, मतलब आज पैदा हुआ और नेचुरली जिस दिन मरेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसका देखो, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर इन, अभी कुछ देर पहले तो बताइए ईस्ट में होगा, देखो अभी हम लोग पढ़े ना ईस्ट के अंदर क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से घुमा के पूछता है ना, आपके बोर्ड में उसी तरीके से घुमा के पूछेगा, ऐसा कुछ नया सवाल जो है ना वो आता नहीं है इस तरीके से, आप जो मतलब इतना टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना, क्या है। उसके बाद क्या, इफारा लार्वा फाउंड इन, देखो सॉरी बेटा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज था, खैर। तो हाँ, कहाँ पे हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोग, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर इन क्या होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखो, क्या, इफायर लार्वा फॉर्म्ड इन ऑरिलिया इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये ना एक्चुअली ना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, ना ही आपकी किसी बुक में दिया हुआ, ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लो, इसका क्या आंसर होगा, डी आंसर आएगा इसका, ठीक है, एस्ट्रोबिलन, ठीक है, याद कर लेना, ये डायरेक्ट आता है, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, एस्ट्रोबिलेंथस कुल्थियाना, याद है एस्ट्रोबिलेंथस कुल्थियाना, देखो क्या है ये, हाँ। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, जैसे ये ना एक तरह का स्पेशल फ्लावर ये है ना, ये इसको नील कुरंजी बोलते हैं इंडिया में, ये हर 12 साल पे आता है, फ्लावर देता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर ना केरला या फिर कर्नाटका के स्टेज में मिलता है ना, क्योंकि हिली एरिया में मिलता है ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो क्या लिया यहाँ पे क्वेश्चन, ये सब तो आसान क्वेश्चन सब है, एस्ट्रोबिलस कुल्थियाना है ना, या फिर नील कुरंजी है ना, फ्लावर वंस इन 12 ईयर। देखो अब यहाँ पे ये सवाल भी तुम ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें तुम ये भी पूछ सकता कि 12 साल में कौन सा फ्लावर इसमें से होता है, याद रखना, नील कुरंजी या फिर एस्ट्रोबिलेंथस कुल्थियाना, ठीक है। उसके बाद देखो, द लास्ट टाइम दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, मतलब लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर में प्लांट हुआ था, ये भी याद रखना, कब, 2006 में, ठीक है। इफ फाउंड इन हिली एरिया इन इज, क्या बोले अभी, केरला या फिर कर्नाटका, अगर दोनों ऑप्शन में दोनों मारो, आंसर क्या आएगा, ए, केरला एंड कर्नाटका। अच्छा यहाँ पे एन होगा बेटा, यहाँ पे एन होगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल क्या है बताओ, है ना, याद है आपको, जैसे मान लो टेरर ऑफ बंगाल एक प्लांट था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एक प्लांट था इकोर्निया, क्या नाम था बेटा, इकोर्निया में क्या था कि इकोर्निया जिस समय ये ना एक्चुअली इंडिया में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लाया गया था, ऑर्नामेंटल पर्पस समझते हो, सजाने के लिए लाया गया था। तो इंडिया में हुआ क्या, ये बहुत ही स्पीड में नदी में स्प्रेड किया, कौन से पानी में, स्टेगनेंट वाटर में, है ना, रुका हुआ पानी में, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये ना खुद को इस तरीके से पूरे वाटर पे इस तरीके से फैल गया है कि ऑक्सीजन बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल में क्या हुआ, बहुत सारी मछली मर गई थी,
है ना। तो इसलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। किसको? इकोर्निया। इकोर्निया काम कैसे करता है? एक्चुअली ये नदी के ऊपर पूरा इस तरीके से फैल जाता है कि बाहर का O2 जो अंदर नहीं आने देता, ठीक है। और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है मछली मरेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? इकोर्निया। क्या है बेटा? इकोर्निया। क्या है? इकोर्निया, ठीक है। विच वन अंडरगोस लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन? बताओ लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन इसमें से किस में होता है? इसका आंसर कमेंट करो, कमेंट। एक टाइम दे रहा, कमेंट करो। कर दिया। देखो अब सुनो, देखो बैंड डिफ्यूजन कई तरह का होता है। ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन, ओब्लिक बैंड डिफ्यूजन, ठीक है। तो बैंड डिफ्यूजन 3-4 तरह का होता है। तो उसमें ना लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? ऐसा मतलब ऐसा बैंड डिफ्यूजन डिवीजन मतलब डिवीजन एक तरीके का, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? होप सो आप सही आंसर दोगे। यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस? मोनोइसियस प्लांट इसमें से कौन सा है? बताओ। मोनोइसियस मतलब समझते हो? मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग हो। क्या होगा? कोकोनट। देखो जिसको मैं तुमको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको रिवीजन करके आना है ना। और उसमें देखना कि आपको जो नहीं बनता उसको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे 30 मिनट में डेली 50-50 60 क्वेश्चन कराना ताकि उसमें से आए भी। और मैं एक इतना नहीं, आपको क्या कहते हैं कंप्लीट कोर्स पढ़ना ये मेरे ऑफलाइन बैच में। और क्या कहते हैं मेरा ऑनलाइन यूट्यूब पे भी अच्छा खासा सीरीज चलता है। जैसे मैंने 11th का भी कुछ टॉपिक्स पढ़ा रखा है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्राबिंग प्लान का पूरा मैंने सीरीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम कम है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात कि इस चैप्टर पर डाउट भी है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। अब बताओ कि मोनोइसियस प्लांट में कोकोनट एग्जांपल आता है, आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा ना। इसमें फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा नाम एक्स है, तो मैं इसमें क्या बताऊँ कि इसमें क्या समझने जैसा है, आपको याद करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ वही है कि मोनोइसियस का एग्जांपल कोकोनट होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं, चलो आगे बढ़े। क्या विच आर हर्माफ्रोडाइट? अभी तो वही आ गया फिर से। देखो बनाओ इसको, हर्माफ्रोडाइट के बारे में बता दीजिए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करे? बताओ जो क्या करे? जो आपका क्या कहते हैं मेल एंड फीमेल दोनों के बीच बनाता हो। देखो अच्छा मुझे बताओ कि अभी हम कुछ देर पहले क्या पढ़े? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म वाला आंसर तो होगा। देखो अर्थवॉर्म वाला आंसर किसमें किसमें? एक तो ए में अर्थवॉर्म है और सी में अर्थवॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब बी और डी तो डायरेक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत अपना पे बुद्धि लगाओ, ठीक है। और हाइड्रा और टेपॉन दिया हुआ, ठीक है। देखो हाइड्रा दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे एक सेकंड लीच ऐसा, ठीक है। देखो अर्थवॉर्म, हाइड्रा एंड टैपवॉर्म। टैपवॉर्म के अंदर भी क्या होता है बेटा? आपका हर्माफ्रोडाइट मेल एंड फीमेल दोनों के बीच बनता है एक साथ। इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एंड बाय लीफ सेगमेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। याद करिए एक डिफिनेशन है, क्या क्या होगा इसका? मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस क्या है इसका आंसर है? क्या है मॉर्फोलैक्सिस? मॉर्फोलैक्सिस देखो रीजनरेशन का एक पार्ट होता है ना, जिसमें एक क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन बॉडी लीफ सेगमेंट, है ना, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ अ होल बॉडी, मतलब पूरा बॉडी का, देखो पूरा बॉडी जो है मतलब एक छोटे से सेगमेंट से बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिंजर में किसमें होता है? राइजोम में होगा, ठीक है। ये सब आपको एग्जांपल डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। क्या आंसर है इसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन ऑफ क्या? राइजोम में क्या होता है? जिंजर में जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो किसमें होता है? किसकी वजह से होता है? राइजोम की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कौन सा प्लांट इसमें क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। बताओ कौन सा होगा? पहला ऑप्शन क्या? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट एंड ऑल ऑफ दिस। देखो एल्गी भी आपका क्या है? अच्छा आपको थोड़ा बहुत याद होगा मुझे तो। एल्गी फंगी तो हेप्लॉइड होता है, या मैं बताता हूँ, ये तो हेप्लॉइड होगा, ठीक है। बाकी एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में याद करो, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाया था कि एल्गी, देखो एल्गी क्या होता है कि एल्गी में ना हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, इसलिए वो हेप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट में हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दोनों होता है, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है उसमें? हेप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि उसमें गेमिटोफाइट जनरेशन जो है उसका ग्रीन पार्ट होता है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रायोफाइट भी हेप्लॉइड होगा, एल्गी भी हेप्लॉइड होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। तो सोचो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि एल्गी भी आपका हेप्लॉइड है, एल्गी भी हेप्लॉइड है, फंगी भी हेप्लॉइड है, ब्रायोफाइट भी हेप्लॉइड है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। उसका क्या? ओविपैरस आर। इसमें से ओविपैरस कौन सा है? तो अभी ओविपैरस के बारे में बताया ना, क्या पता है? ओविपैरस के बारे में बताया कि क्या कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अंडे द्वारा अपना बच्चा पैदा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपैरस बोलते हैं। क्या आंसर आएगा? सोचो क्या इसका भी आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा, या फिर हेन आएगा, या फिर स्नेक आएगा, या फिर क्रोकोडाइल आएगा? बताओ बताओ, सोच के बताओ।
हिन तो होगा, स्नेक होगा कि स्नेक होगा, क्रोकोडाइल होगा, सोचो। देखो और आगे आंसर, ठीक है। देखो उसके बाद क्या, विच वन ऑफ द विच वन डज नॉट शो ईस्टर साइकिल, इसमें से कौन सा ईस्टर साइकिल शो नहीं करता। देखो अब मैं बता दूं, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो आपका वो ब्रेक होता है और क्या कहते हैं ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन ईस्टर साइकिल में क्या होता है, एंडोमेट्रियम इसमें भी ब्रेक होता है लेकिन वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन में होगा, इसका मतलब ह्यूमन की पूरे फैमिली ले लो, ठीक है। मंकी कौन सी फैमिली में आता है, ह्यूमन की फैमिली में आता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर सी जाएगा। रीजन क्या है उसका, क्या पूछा, विच वन डज नॉट शो ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल मतलब कि इसमें से कौन सा ईस्टर साइकिल शो नहीं करता। कौ में भी होगा, सीप में भी होगा, डॉग में भी होगा। इसका मतलब मंकी में नहीं होगा। मंकी में रीजन क्या है कि मंकी क्या है, ह्यूमन के इसमें आता है, फैमिली में आता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, चलो आगे बताओ। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, बताओ क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए क्लोन, ऑप्शन बी सोमा क्लोन्स, ऑप्शन सी कॉस्मिट्स, ऑप्शन डी सैब्रिड्स, बताओ। मेरी बात सुनो, हम लोग क्या पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बेटा एक चीज़ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक सेकंड, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ना, वो पेरेंट और आपका जो डॉटर है ना, वो दोनों आपस में जेनेटिकली भी सिमिलर होता है और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होता है। तो इसके लिए आप पढ़ोगे क्लास 11 में, क्लास 12 में, पहला चैप्टर में, कि आपका इसके लिए टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन, है ना, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्लोन मतलब होता है सेम टू सेम, कॉपी, एकदम कॉपी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड, बताओ। अभी जस्ट पढ़े गेमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, क्या पढ़े तब कि किसी के फॉर्मेशन के बारे में अगर हमको पढ़ना है, एक चीज आपके माइंड में आना चाहिए, सबसे पहले उसके नाम क्या है, जेनेसिस लगा देना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो गेमीट क्या है, मतलब गेमीटोजेनेसिस, ढूंढो कहां पर गेमीटोजेनेसिस। जैसे स्पोर के लिए स्पोरोजेनेसिस, ओवा के लिए ओजेनेसिस, उसी तरीके से गेमीट के लिए गेमीटोजेनेसिस। और ये क्वेश्चन जब हम क्या कहते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहे थे परसों, है ना, कल या मतलब 3 नंबर में, तो उस दिन भी हम करवाए थे कि गेमीटोजेनेसिस आएगा, सेकंड में करवाए थे, पता नहीं याद नहीं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड गेमीटोजेनेसिस। उसके बाद क्या, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमीट इज, हाँ बताओ क्या आंसर होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर दो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमीट इज। अब कुछ लोग यहाँ पे जो काबिल वो 46 मारेंगे, लेकिन नहीं होता, ये गलत। अब ध्यान से देख, ह्यूमन गेमीट मतलब किसी एक की बात, गेमीट की बात कर रहा है। मुझे बता, जैसे मान लीजिए ओवा है, इस मतलब कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, आई नो, मतलब आपको भी पता ही अच्छे से कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन गेमीट के अंदर पूछ, मतलब स्पर्म या फिर ओवा के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। तो ओवा के अंदर कितना होगा, या तो ओवा के अंदर 23 होगा या फिर स्पर्म के अंदर 23 होगा, दोनों 23 मिलकर तब ना 46 बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमीट, मतलब या तो मेल का पूछ रहा है या तो फीमेल का पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी एक का पूछ रहा है, आंसर क्या आएगा 23। क्या आंसर आएगा 23, ठीक है। क्योंकि ये गेमीट पूछा, गेमीट क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। और 2n इज इक्वल टू ह्यूमन में क्या था 46 और n इज इक्वल टू क्या होता है 23, याद रखना ये। आगे देखो क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड, बताओ। फिर आगे डेवलपमेंट की बात, फिर आगे मतलब की फॉर्मेशन की बात, एम्ब्रायो का, तो एम्ब्रायो जेनेसिस, आंसर क्या है एम्ब्रायो जेनेसिस, ढूंढो कहां पर है। वी बैरी नहीं, गलत है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन का होता है, एम्ब्रायो जेनेसिस, आंसर सी आएगा। देखो क्या बोले थे, आपका सारा क्वेश्चन आपके जहन में बस एक चीज आ रहा है ना कि यही सवाल जेनेसिस में बहुत सारा सवाल पूछता है कि एम्ब्रायोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, oogenesis, गेमेटोजेनेसिस, ये सब याद रखना, ठीक है। अब हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट में क्या लगाएंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, किस में होगा बताओ, किस में होगा। अब ये देखो कुछ लोगों को लगता है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 7 है ना, और उसमें डायग्राम में देखना पटाटो, उसके बाद तुम्हारा जिंजर, उसके बाद चौथा डायग्राम, ठीक है। पेज नंबर क्या कहते हैं 1.4 डायग्राम होगा जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें, ठीक है, पेज नंबर 7 में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ, नहीं 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 7, ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें 1.4 आई थिंक मेरे जहन के हिसाब से 1.4 डायग्राम होगा, ठीक। उसमें देखना चौथा डायग्राम, पहला तुम्हारा पोटैटो का दिया हुआ जो मतलब कि आई ऑफ पोटैटो दिखाया गया, दूसरा क्या है, दूसरा आपका जिंजर के बारे में, तीसरा शायद एगावे के बारे में दिया हुआ, चौथा डायग्राम जो आपका वो ब्रायोफिलम के बारे में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा ब्रायोफिलम। इसमें क्या होता है, लीफ से आपका क्या बनता है, पूरा प्लांट बनता है, न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम लीव्स, आंसर क्या आएगा ब्रायोफिलम, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, आई इन ट्यूबर ऑफ पोटैटो आर, क्या होगा बताओ। अभी कुछ देर पहले बताया ना एक्सलरी बर्ड, देखो यहाँ पे देखो, देखो ये क्या है, आई प्रेजेंट और नोट एंड एक्सलरी बर्ड, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, या तो नोट पे प्रेजेंट या फिर एक्सलरी बर्ड पे प्रेजेंट होगा, देखो देखो, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका एक्सलरी बर्ड, सी आंसर आएगा,
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ना बहुत ही आसान लग रहा है। बेटा देखो बिहार बोर्ड में ज़्यादा मुश्किल सवाल आता नहीं है, और जितना थोड़ा बहुत जो मुश्किल होगा ना वो मैं ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है, दो एक आध क्वेश्चन इधर से आएगा, और मुश्किल आएगा वो जेनेटिक्स आएगा, ठीक है। चलो समझ गए। वो कहते हैं विच 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 इन द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, इसमें से यूनिसेक्सुअल कौन सा है, बताओ। अरे पपाया होगा ना, मोनोसियस, मोनोसियस मतलब मोनोसियस बोलो या फिर यूनिसेक्सुअल बोलो, बात तो दोनों सेम ही है, पपाया आंसर होगा, ठीक है। अभी गुजरे पहले तो पढ़े यार। चलो आगे देखो, अलग क्वेश्चन नंबर 40, ईस्टर साइकिल अकरिंग, ईस्टर साइकिल क्या होता है बताओ। इंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा, इंडोमेट्रियम ब्रेक एंड एब्जॉर्ब इन बॉडी, एब्जॉर्ब इन बॉडी, बॉडी के अंदर ही मतलब मतलब बाहर नहीं निकलेगा, रिलीज नहीं होता। तो किस में होगा बताओ, डॉग्स में भी होगा, काउ में भी होगा, और बफेलो में। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, बस इन तीनों में होता है, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेप्लॉइड, इसमें से कौन सा हेप्लॉइड है। देखो एक क्या होता है, एक एन होता है, एक मतलब मतलब ओवा की बात कर रहे हैं। जागोट क्या 2n है, ठीक है। इंटरमेंट भी 2n होगा बेटा, और न्यूक्लियस का सेल भी 2n है। तो आंसर क्या आएगा आपका, हेप्लॉइड में एक आंसर आएगा। कितना आसान आसान सवाल है देखो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जो सवाल पूछा गया है वो मैंने पिछले 3 जो एलक्यूटी सीरीज उसी में सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कितना सवाल आपको डायरेक्ट मिल रहा है हेप्लॉइड डिप्लॉइड का सारा सारा कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच विच इन द फॉलोइंग, क्या है ये, एक सेकंड कुछ, विच इन द फॉलोइंग सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम स्टेगनेंट वाटर, अच्छा ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वही इकोडने के बारे में पूछ रहा है। इकोडने क्या होता है, मेरी बात सुनो। अभी क्या बोले, सक ऑक्सीजन का मतलब सक मतलब ब्लॉक कर देना, मतलब अभी बताया ना टेरर ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग पढ़े अभी कि मतलब ऑर्नामेंटल पर्पस से लाया गया था। ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब इंडिया से बाहर से उसको लाया गया था क्या, सजाने के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि नदी के पूरे उसमें इस तरीके से स्प्रेड किया, बहुत तेजी से फैला, रुका हुआ पानी से, स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी में बहुत तेजी से फैला, जिसकी वजह से क्या बेटा कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाया, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इकोर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। देखो विच इन द फॉलोइंग सक ऑक्सीजन फ्रॉम स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। आगे दो, अच्छा यहाँ पे एक सवाल है, विच इन द फॉलोइंग हैज फ्लावरिंग ओनली वंस इन लाइफ स्पेन, हाँ ये कैसा सवाल है। हाँ मतलब पूरे 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 जिंदगी में है ना, पूरे लाइफ में दिख रहा है ये, एक सेकेंड, इससे बड़ा नहीं होगा, चलो एडजस्ट करो, मैं पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, वहां से देख लेना, ठीक है। विच इन द फॉलोइंग हैज फ्लावरिंग ओनली वंस इन लाइफ, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। आपको पता बम्बू, बम्बू मतलब बांस जो होता है, आप लोग गांव में जो रहते हैं उसको तो पता होगा बांस क्या होगा, वो ना लाइफ में एक ही बार क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, मतलब उसमें वेजिटेटिव पार्ट बहुत टाइम लगता है उसमें। खैर वो हम डिटेल में पढ़ाएंगे अपने मेन जो पूरा फुल कोर्स है, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते ना वो। तो इतना याद रखना कि हाँ बम्बू जो है आपका, जो बम्बू होता है वो लाइफ टाइम में एक ही बार आता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, अरे हाँ, इन विच फ्लावरिंग टेक प्लेस इन एवरी 12 ईयर। अभी कुछ देर पहले नीलकुरन जी पढ़े, अभी 5 मिनट पहले हम आपको बताया कि भाई स्टॉबलेस कुल्थियाना या फिर तुम उसको नीलकुरन जी बोलो, ये 12 साल में एक बार आता है। देखो हम बोले थे उल्टा के पूछता सवाल, ठीक है। उसके बाद देखो एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोमिस, अब ये सेम उसी वही क्वेश्चन है जिंजर, उसको पलट दिया यहाँ पे। पहले जिंजर देके पूछा था कि कौन सा रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, अब यहाँ पे क्या कहते हैं राइजोम देके पूछ ले एग्जाम्पल क्या, इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा जिंजर आएगा, ठीक है। बर्ड ग्राफ्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि क्या होगा बताओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा बर्ड ग्राफ्टिंग मतलब समझते हो, किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो स्टेम को जैसे रोज को तोड़ के लगा दे वो प्लांट लग गया, तो ये किस में आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी आता है ना, उसी में आता है, भी नहीं उसी में आता है, ठीक है। आंसर क्या है तुम्हारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो करेक्ट आंसर, इसका क्या आंसर है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज करेक्ट, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या है आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम टेक प्लेस मेनली बाय विच स्ट्रक्चर। अभी तो उसी को उल्टा कर दिया, पहले क्या पूछे थे, कोनिडिया किसका स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम का। अब यहाँ पे पूछते हैं कि पेनिसिलियम का कौन सा स्ट्रक्चर, कोनिडिया होगा, सिंपल है। क्या होगा आंसर, कोनिडिया। योर आंसर इज सी। देखो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद द क्रोमोसोम नंबर इन म्योसाइट ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई की बात करें, मेरी बात सुनो। म्योसाइट क्या होता है, सेल का वो स्टेज जिसमें म्योसिस होगा उसको म्योसाइट बोलता है, सिंपल है ना। आपको अगर लिखना लिख लो, ये बोर्ड में पूछता है। म्योसाइट इज नथिंग बट इसमें क्या होता है कि वो सेल जिसके अंदर म्योसिस होगा उसको म्योसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ड्रोसोफिला क्या होता है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सिंपल यहाँ वही पूछ रहा है कि इसमें क्या कहते हैं म्योसाइट में, मतलब कि जिस समय ड्रोसोफिला में म्योसिस नहीं होता उस समय वो 8 सेल में होता है, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो, द मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ पैरोटीज, मतलब बताओ पैरोट का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना होता है। अब मुझे इसमें क्या समझाएं तुमको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। 140 ईयर होता है, कितना होता है 140 ईयर होता है, ठीक है। मतलब लाइफ स्पेन मतलब कि पैरोट जो मैक्सिमम कितना साल जी सकती है 140 ईयर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर बाय, मिंट में कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताओ। करो,
हो गया यहाँ तक? देखो आगे क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर, मतलब मिंट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर? ये क्लास में भी करवाया था हम एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल में ना मिंट, शक्कर का एग्जाम्पल मिंट था, ठीक है। देखो क्या था, शक्कर का एग्जाम्पल क्या था? मिंट था। ये आपको याद करना डायरेक्ट, ठीक है, कि मिंट में जो होता है वो शक्कर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्रोपोगेशन बोल दो, मेरी बात सुनो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, या फिर प्रोपोगेशन बोलो, बात सेम ही है। या फिर इसकी जगह पे तुम प्रोपोगेशन बोल सकते हो, प्रोपोगेशन बोलते, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन म्यूसाइट कितना होगा? म्यूसाइट मतलब आप दो यहाँ ये देख लो, एक्चुअली इतना मुश्किल पूछेगा नहीं, बिहार में लिख दो। म्यूसाइट में हम क्या बोले कि ये वो सेल होता है जिसके अंदर म्यूसिस होगा, ठीक है। म्यूसाइट में ह्यूमन में कितना, मतलब ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है जिसमें म्यूसिस होगा? अच्छा मुझे बताओ म्यूसिस कहाँ पे होगा ह्यूमन के अंदर स्पर्म बनाने के लिए? तो उससे पहले वाले सेल में कितना 46 क्रोमोसोम होगा, सिंपल है। कितना आसान है बताओ, इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा आपके बोर्ड में भी, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ये नीट लेवल का सवाल है, ठीक है। इफ टू गैमीट आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर सो कॉल्ड आइसोकेमस, ठीक है। अगर दो गैमीट आपस में देखने में सिमिलर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोकेमस। आइसो मतलब सेम आइसोकेमस, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या, इन गैमीट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम इज, मतलब गैमीट का इसमें पोलैरिटी पूछा, क्या होगा बताओ? कितना बार पूछा हुआ, देखो एन, आंसर डी आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो। और ये देखो मेरी बात सुनो, जिसको समझ में आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जिसको नहीं आया है ना, वो एक दो बार आप नोट्स पढ़िएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलेगा, कल नहीं है, कल क्योंकि संडे है, कल मेरा 1 कोई क्लास होगा, ठीक है। आपका ये नई सीरीज जो आप मंडे को ही आएगा, और एलक्यूटी सीरीज भी मंडे को ही आएगा। आज वाला एलक्यूटी सीरीज आपको डाल दिया जाएगा आज, है ना, पहले वही आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है, 9 बजे तक ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बच्चों पढ़ाई करते रहो, और ना अब आपके लिए जितना भी पॉसिबल होगा, है ना, उतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना एकदम, है ना। और हम आपके साथ हैं, मिशन 360 की पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बाय।